हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने PW ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग समग्र जो अपना बुक सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के ऊपर में। हमारा सरोकार आप जानते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री के साथ अभी फिलहाल है आपके साथ, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के ऊपर। चैप्टर नंबर 17 के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अगर हम बात करें विकास, इनके ऊपर हमें चर्चा करना है। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट है इसके अंदर। आर्किटेक्चर भी देखेंगे हम लोग, रिलीजन भी देखेंगे हम, यहाँ पर हम लोग लिटरेचर भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करें हम लोग कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। देखते हैं क्या क्या डायमेंशन है जो हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। इसमें हमें बात करना है किसके ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, इनके ऊपर भी, प्लस रिलीजियस आइडियाज़ कैसे थे इस समय के, उनके ऊपर भी हमें बात करना है, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। ठीक है ना। सो देखिए हम लोग कहते हैं, देखिए मुगल पीरियड के बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो मुगल पीरियड के बारे में बोला जाता है कि गोल्डन गुप्ता पीरियड के बाद अगर इंडिया ने कभी कोई डेवलपमेंट देखा तो दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आई मीन इन टर्म्स ऑफ कल्चर। तो हम देखते हैं क्या है, कल्चर, रिलीजन एंड एवरीथिंग वो हमें दिखाई देता है मुगल पीरियड में। इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड क्लासिकल एज है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर गुप्ता एज। ठीक है ना, गुप्ता एज के बारे में तो आपको मालूम ही है कि गुप्ता एज वाज जो है दैट वाज द गोल्डन एज। ठीक है, सो इसके बाद हम देखते हैं कल्चरल डेवलपमेंट वाज ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी व्यापक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, इसके पीछे की वजह क्या है, एक्चुअली क्या है, जब हमारा टर्को ईरानियन जो कल्चर है वॉज ब्रॉट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जब हम बात करें मुगल्स के साथ तो हम देखेंगे इनके साथ, मुगलों के साथ, इनफैक्ट पहले भी दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी और खासकर मुगल के पीरियड में हम देखेंगे जो टर्को ईरानियन जो ग्रुप है ना, वो अपने साथ वहाँ की संस्कृति को लेकर के आता है, यानी कि पर्शियन संस्कृति को लेकर आता है, टर्किश संस्कृति को यहाँ लेकर के आता है, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे क्या कि हमारे जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो मुगल एम्परर है ना बाबर, स्पीयरहेडेड द सेम, ही वाज डिटरमाइंड टू सेट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, 1450 सेंचुरी में हम देखेंगे क्या कि हमारे पास 14-15 सेंचुरी में रिच एंड वैरिड कल्चर डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। वेरियस कल्चर्स केम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ कंपोजिट नेशनल कल्चर। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं इस कंपोजिट कल्चर का जो पहला आयाम है, जो पहला डायमेंशन है, वो हम लोग बात करेंगे वास्तुकला में, दैट इज कॉल्ड योर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हम देखेंगे तो आर्किटेक्चर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। यू कैन सी दीज डेवलपमेंट्स इन द पैलेस एंड फोर्ट्स जो बनाए गए इस समय उसमें देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे क्या, साथ ही साथ जो गेटवेज होते थे, जैसे कि बुलंद दरवाजा आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो दे गेटवेज वो भी बहुत विशाल होते थे, मैग्निफिसेंट होते थे। तो डिफरेंट गेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। बाउलीज, बाउलीज जो है बेसिकली एक वाटर टैंक हुआ करता है। ठीक है ना, वो होता था। और मुगलों के साथ हम देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था एसोसिएटेड उनके आर्किटेक्चर के साथ, वो था गार्डन का डेवलपमेंट होना, जैसे चार बाग स्टाइल। ठीक है ना, तो गार्डन्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। बात करें अगर हम लोग बाबर को लेकर, तो बाबर बहुत ही ज़्यादा फाउंड था, मतलब गार्डन्स को लेकर के। ठीक है ना, उसने आगरा और लाहौर में कई उसने जो है सो गार्डन्स का डेवलपमेंट करवाया। अदर मुगल गार्डन्स के बारे में हम लोग बात करें तो कश्मीर में आप जाएंगे तो एक बड़ा ही पॉपुलर गार्डन है जिसका नाम है निशात बाग। ठीक है ना, दैट इज दिस इज द इमेज ऑफ निशात बाग, जो आपको यहाँ डल लेक के सामने आपको ये लेक देखने को मिला है, दैट इज इन द चार बाग स्टाइल। चार बाग स्टाइल का मतलब ये होता है कि वाटर फाउंटेन्स होते हैं और चार कॉर्नर पे आपके चार गार्डन्स यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस इज द वन एस्पेक्ट। शालीमार बाग देखें तो ये है लाहौर के अंदर। इसी तरीके से हम देखेंगे इसी टाइम पीरियड में हमारे पास मुगलों के समय ही हम देखते क्या है कि हमारे पास पंजाब में भी अंबाला के करीब आप देखेंगे पिंजौर गार्डन का डेवलपमेंट भी करवाया गया है। ठीक है, सो पिंजौर गार्डन यहाँ पे हमें देखने को मिला, पिंजौर गार्डन। सो यूज ऑफ रनिंग वाटर इन गार्डन्स एंड पैलेसेस वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ द मुगल्स, राइट। चलिए, अब ये तो हमने देख ही लिया रनिंग वाटर गार्डन्स के अंदर, ये तो हमने बात चर्चा आपसे कर ही ली। अब आइए हम देखते हैं कि बाबर का गार्डन जो है, बाबर्स गार्डन और शेरशाह के बारे में बात करें। बाबर का गार्डन और शेरशाह का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि अर्ली मुगल आर्किटेक्चर का जो है क्लाइमैक्स माना जाता है। अगर मुगल पीरियड को हम लोग देखें तो एक देखते हैं कि प्री अकबर के टाइम पीरियड में, और दूसरा हम देखते हैं पोस्ट अकबर। ठीक है ना, तो ये जो है एक अकबर के बाद और पहले हम देखेंगे क्या है कि दो तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जो पहला डेवलपमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मुगल आर्किटेक्चर, और दूसरा हमारे पास है वो है हमारा लेट मुगल आर्किटेक्चर। दिस इज नॉट लेटर, लेटर का मतलब हो गया कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ औरंगजेब। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पूरा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट को अगर देखें तो प्राइमरली एक हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है टिल अकबर, और एक अकबर के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो अर्ली अकबर के जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें हमें बाबर का,
जो है गार्डन का डेवलपमेंट और शेरशाह के समय का जो डेवलपमेंट है वो हमें दिखाई देता है, वो काफ़ी ज़्यादा मार्क दिखलाई तो अर्ली मुगल आर्किटेक्चर। शेरशाह ने जो है सो क्या कहता है अपना टुम बनवाया था, दैट इज इन सासाराम, दैट इज इन बिहार। ठीक है, इसी तरीके से पुराना किला, इस पुराना किला के बारे में हमारी चर्चा हो ही रखी है। इस पुराने किला को बनवाने का काम किसने किया? शेरशाह ने किया, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी जो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह के नाम से पहले ही रखी जा चुकी थी। ठीक है, बाद में से ओल्ड फोर्ट या पुराना किला के नाम से डेवलप किया गया। ठीक है ना, अब पुराना किला के अंदर ही हमारे पास क्या है? मॉस्क हैं, कई मस्जिद हैं जो बनाए गए, दैट इज इन दिल्ली। ठीक है ना, द न्यू एज बिगन विथ अकबर। अकबर के समय में आते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ अकबर से पहले अगर हम देखें और अकबर के बाद देखते हैं, अकबर और अकबर के बाद से, अकबर ऑनवर्ड्स इनफैक्ट। तो अकबर के समय में देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर में मैग्निफिसेंट फोर्ट्स बनाए गए, जिसमें कि आगरा फोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लोफ्टी गेट्स बनवाए गए, लोफ्टी गेट्स होंगे, ठीक है, गेट्स बनवाए गए। और एक चीज देखेंगे क्या कि अकबर के समय में और शाहजहां के समय थोड़ा कंपैरिजन कीजिएगा। अकबर के समय में जो बिल्डिंग मटेरियल है दैट वाज योर रेड सैंडस्टोन, ठीक है ना, जबकि हम देखेंगे कि शाहजहां के समय से हम देखेंगे शाहजहां के समय में जो मेन बिल्डिंग मटेरियल है दैट वाज मार्बल, ठीक है, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया जो बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर में जो है यहाँ के जो हिंदू आर्किटेक्चर हैं, खास करके ग्वालियर के और जोधपुर के, उनके आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन भी लिया गया है जो है अकबर के कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है ना, फ्रॉम द फोर्ट्स ऑफ इंस्पिरेशंस, ठीक है, जोधपुर एंड ग्वालियर। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अकबर। फिर देखा हमने कि क्लाइमेक्स वाज रीच्ड आर्किटेक्चर में, वो कहाँ दिखा? शाहजहां के समय में। ठीक है ना, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली बाय शाहजहां। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो ये जो इमेज आपके पास दिखा दैट इज ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग आगरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर में ये जो है फतेहपुर सीकरी एक नया टाउन से बसाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, इसमें देखेंगे कई पैलेस हैं और कई फोर्ट्स बनाए गए, और इसको पूरा होने में कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 8 वर्षों का समय लगा था। ठीक है ना, और ये हिल टॉप पे बनाया गया था विथ आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो ये हिल टॉप पे है। ठीक है, और जो है यहाँ पर क्या है? आर्टिफिशियल लेक भी है, वाटर का प्रोविजन किया गया, दैट इज आर्टिफिशियल। ठीक है, इट हैड मेनी बिल्डिंग्स विच ड्रो इंस्पिरेशंस फ्रॉम बंगाल एंड गुजरात। दूसरा हम देखेंगे क्या कि इस समय का जो लोकल आर्किटेक्चर है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, खासकर बंगाली आर्किटेक्चर के बारे में बात करें हम लोग, और दूसरा गुजराती स्टाइल के बारे में बात करें तो ये, जैसे अगर हम देखें इनके फीचर्स क्या है कि मुगल आर्किटेक्चर में बालकनीज का बनाया जाना, ठीक है ना, बालकनीज का बनाना, एव्स का आना, फंक जो है फैंसीफुल कियोस्क का बनाया जाना, जैसे कि आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कई कियोस्क बनाए गए हैं। ठीक है, पंचमहल इज अ की बिल्डिंग, ठीक है ना, जो कि आपको कहां दिख रहा है? फतेहपुर सीकरी में दिखाई दे रहा है। अब देखें क्या कि इट वाज मेनली बिल्ट टू टेक द एयर। पंचमहल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या था कि यहां पर में जो है हवा है ना, हवा जो को है बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सके, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन यहां पे आपके पास हो। ठीक है ना, इसके ऑल काइंड्स ऑफ पिलर्स वर एम्प्लॉयड टू सपोर्ट द फ्लैट रूफ। ठीक है, फ्लैट रूफ है, और ये देखें बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ पिलर्ड हॉल जो कि आपके पास डिफरेंट स्टोरीज में डेवलप किए गए। पिलर्ड हॉल है, यानी कि पिलर होगा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खुला होगा, फ्लैट रूफ होगा, उसके ऊपर दूसरा स्टोरी डेवलप किया गया। सो ये क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ पिलर्स वेर एम्प्लॉयड टू सपोर्ट द फ्लैट रूफ। गुजराती स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज यूज्ड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिज राजपूत वाइफ और वाइफ्स। ये राजपूत नहीं है, राजपूत वाइफ्स है, गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्लेज ब्लू टाइल्स, यानी कि जो टाइल का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, ग्लेज ब्लू टाइल्स, वो क्या है? हमारे पास सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है फॉर डेकोरेशन ऑफ वॉल्स ऑन रोप्स। ठीक है, इसके अलावा देखें बुलंद दरवाजा, आपको ये मालूम होगा गुजरात विक्ट्री के बाद और जो अकबर है उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ये देखिए बेसिकली क्या है? हाफ डोम पोर्टल है जो आपको दिखाई देगा, डोम स्लाइस इनटू हाफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, देयर इज अ मैसिव गेट ऑन द आउटसाइड, वो आउटसाइड जो है मैसिव गेटवे आउटसाइड आपको दिखाई देगा। स्मॉलर गेट ऑन द रियर साइड, बैक साइड में आप देखेंगे छोटे गेट आपको कंपैरेटिवली दिखाई देंगे, दैट इज द रियर साइड, इज द फ्रंटल साइड, दैट इज द रियर साइड। ठीक है, तो छोटे गेट्स जो है सो दिखाई देंगे। दिस आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम द ईरानियन स्टाइल। सो इसका मतलब ये हो गया बुलंद दरवाजा के ऊपर जो इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है उसके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस है, या हम लोग कह सकते हैं ईरानियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि फर्दर कुछ बातें हुई। जहांगीर का जब समय आया तो हम देखेंगे कि मार्बल का यूज किया गया एंटायर बिल्डिंग में, ठीक है ना, वॉल्स को डेकोरेट किया गया, मार्बल का यूज किया गया, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना कि शाहजहां ने किया। डेकोरेटेड विद द फ्लोरल डिजाइंस मेड फ्रॉम द सेमी प्रेसियस स्टोन्स। जहांगीर के समय ही एक कार्ट विकसित हुआ था जिसको आप लोग जानते हैं पित्रा दूरा के नाम से।
पित्रादुरा बेसिकली क्या है ना कि स्टोन के ऊपर में जो मार्बल है उसके ऊपर में स्टोन की एम्बेडिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये है ना, ये मार्बल है और मार्बल के अंदर ये देखेंगे फ्लोरल मोटिव्स बनाए गए हैं। ये जो फ्लावर बनाए ये बेसिकली प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये सब स्टोन्स हैं। ये सारे के सारे स्टोन्स को इसके अंदर जरी का काम जैसा कपड़े पे किया जाता है, उसी तरीके से ऊपर मार्बल के ऊपर में हम स्टोन या प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स को यहाँ पर हम लोग एम्बेड करने का काम करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड पित्रादुरा। और ये सबसे पहली बार किया गया था, यूज किया गया था नूरजहां के द्वारा अपने फादर के मकबरे पे टुम्ब ऑफ एतमाउद्दौला में, ठीक है ना। सो इट वाज स्टार्टेड बाय नूरजहां, स्टार्टेड बाय नूरजहां। और सबसे पहली बार इसको हम देखेंगे तो इसको यूज किया गया था इसके फादर एतमाउद्दौला के टुम्ब में, टुम्ब ऑफ एतमाउद्दौला जो कि आगरा में है, दैट इज इन आगरा। यहां पर सबसे पहली बार इसको यूज किया गया था इस कला को, ठीक है, एतमाउद्दौला के मकबरे में, ठीक है। इट बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। नाउ इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां आल्सो, कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ बिल्डर्स आर्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पित्रादुरा को, ठीक है। इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम हुमायूंस टुम्ब, ठीक है। इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। हुमायूं का मकबरा कब बनाया गया, जो है सो अकबर के समय बनाया गया था। इट इज कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ द ताज, ठीक है ना, प्रिकर्सर ऑफ द ताज, दैट इज कॉल्ड हुमायूं टुम्ब, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि एक बोलते हैं कि एक चीप कॉपी ऑफ जिसको बोलते हैं ताजमहल, दैट वाज रबिया दुरानी का टुम्ब है, दैट इज इन औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद में, ठीक है। नाउ अब हम देखते क्या है यहाँ पर, मैं इसके बारे में बात करें जो हमारे पास दिया गया है ये, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर इसके पास हम देखते क्या है कि इसके जो फीचर्स हैं ताजमहल के बारे में, इसमें डबल डोम आपको दिखाई देता है। डबल डोम का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने डोम बनाया तो इसके अंदर, तो इसका मतलब एक स्काईलाइन बनता है, यानी कि ऊपर एक बहुत बड़ा इमेज आपको दिखाई देगा, विशाल सा बना हुआ है, और डबल डोम की वजह से अंदर का जो सीलिंग का हाइट होगा वो कमेगा, प्लस इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सो आउटसाइड इज अ बिगर डोम एंड स्मॉलर वन इनसाइड। 4 सिलेंडर मिनारेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे पास दिख रहा है, ये 4 सिलेंडर मिनारेट्स आपको देखने को मिलेगा मेन बिल्डिंग। मैक्सिमम डेकोरेशन मार्बल का है, स्क्रीन का है, मार्बल स्क्रीन यानी कि जाली का काम आपको देखने को मिलेगा। पित्रादुरा आर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। छत्रीस आर्ट किए गए यहाँ पर में, जो कि राजपूत स्टाइल से लिया गया, राजपूत आर्किटेक्चर से लिया गया। एंड यहाँ देखेंगे स्प्रॉलिंग गार्डन्स भी हैं जो कि 4 बाग स्टाइल में यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको दिखा। फिर मॉस्क बिल्डिंग्स भी यहाँ पर हमारे पास हुआ है। अब देखेंगे जो मॉस्क का कंस्ट्रक्शन है वो भी अपने क्लाइमेक्स पे होता है, कब, शाहजहां के वक्त में, ठीक है। और इस समय हम लोग देखें तो 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास है जिसके बारे में हम लोग बात करें कि जो इंपॉर्टेंट मॉस्क बनाया गया, एक बनाया गया था शाहजहां के द्वारा आगरा के लाल किले में। आगरा का लाल किला बनाया गया अकबर के द्वारा, लेकिन उसके अंदर एक मोती मस्जिद बनवाया गया, दैट इज कॉल्ड पर्ल मॉस्क। वो बनाया किसने, शाहजहां ने। तो वो एक ब्यूटीफुल है, ठीक है। यही एक बात और ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो पर्ल मॉस्क है उसको बनाया औरंगजेब ने। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप याद रखिएगा, पर्ल मॉस्क आगरा, आगरा यानी कि रेड फोर्ट में है, रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है। ये बनाने का काम किया है किसने, ये किया है शाहजहां ने, ठीक है। और एक पर्ल मॉस्क और आपको है, तो एक लाहौर में भी, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, पर्ल मॉस्क दिल्ली में, दिल्ली के अंदर अगर हम लोग बात करें, दिल्ली में रेड फोर्ट, ठीक है। ये बनवाया किसने, औरंगजेब ने। इस बात को याद रखिएगा, औरंगजेब ने, ठीक है। तो शाहजहां के वक्त का 2 डेवलपमेंट हमारे पास है, एक है पर्ल मॉस्क और दूसरा है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर है। ये जामा मस्जिद रेड सैंडस्टोन का है, ह्यूज गेट्स हैं, सिलेंडर मिनारेट्स हैं, डोम्स हैं, ये इसके की फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके देखेंगे कि देयर इज, इसके औरंगजेब के समय का, औरंगजेब के बारे में अगर बात करें तो लेस फोकस आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन पे एंड मोर ऑन इकोनॉमी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड लेटर इन 18th और 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी में कंटिन्यू रखा गया, यानी कि लेटर मुगल पीरियड में, ठीक है, लेटर मुगल पीरियड में, यानी कि औरंगजेब के डिमाइस के बाद, उनके मरने के बाद। दस मुगल स्टाइल इन्फ्लुएंस मेनी बिल्डिंग्स, जैसे कि हरमिंदर साहब है का गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर ड्रू मेनी फीचर्स लाइक आर्च एंड डोम्स फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर। यानी कि अगर हम देखेंगे कि लेटर मुगल पीरियड में हमारे पास कुछ डेवलपमेंट हुआ है, दैट वाज नॉट स्टार्टेड बाय और डन बाय मुगल्स बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर हमें देखने को मिलता है, तो हरमंदिर साहब का जो गोल्डन टेम्पल के नाम से आज हम लोग जानते हैं, उसमें देखेंगे कि जो आर्क एंड डोम्स हैं वो मुगलों के साथ इंस्पिरेशन के साथ, मुगल आर्किटेक्चर के इंस्पिरेशन से बनाए भी गए हैं। नाउ सो दिस वाज आर्किटेक्चर। नाउ कमिंग टू द पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में बात करें तो पेंटिंग के थीम्स कुछ होंगे।
पेंट किया जाता था। देखेंगे कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स जो है उसके बाद देखेंगे कि चेस जो है मतलब जो है चेस सीन्स किसी को पीछा करते हुए दिखाया गया। न्यू फॉर्म्स एंड कलर्स का यूज़ किया गया एंड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वॉज अ की फीचर। ठीक है, ये देखेंगे एक्चुअली क्या है जो पेंटिंग यहाँ पर है, दे बोरोड एंशिएंट पेंटिंग ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एज वेल, और ये इंस्पिरेशन उनको अजंता और एलोरा की गुफाओं के पेंटिंग से इनको मिलता है। ठीक है ना, तो एक तो देखें क्या कि बोरोड एंशिएंट पेंटिंग ट्रेडिशन है अजंता एंड एलोरा की पेंटिंग से। दो मेजर रिवाइवल हैपेंड ड्यूरिंग अकबर्स रेन। ठीक है ना, हम देखेंगे क्या कि जो हमारे पास मेजर रिवाइवल होता है किसके समय, अकबर के रेन में होता है। ठीक है, हालांकि पेंटिंग की शुरुआत हम देखें तो हुमायूं के समय से ही दिख रही है। ठीक है, लेकिन हम देखें एक तरह का रिवाइवलिज्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर इटसेल्फ, व्हेन इन द कोर्ट ऑफ while in the court of शाह ऑफ ईरान, हुमायूं had brought two master painters with him to India। ठीक है ना, और ईरान के कोर्ट से वो अपने साथ दो जो है मास्टर पेंटर को लेके आया था। कौन लेके आया था, हुमायूं लेके आया था। अकबर ने जो है सो देखेंगे क्या हमारे पास, अकबर ने भी पेंटिंग को पैट्रोनेज प्रोवाइड किया और उसने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट काइंड ऑफ ही पेंटिंग के लिए बनवाया जिसको हम बोलते हैं कारखानास। पेंटिंग वर्कशॉप्स वर सेटअप, पेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन्स वर एम्प्लॉयड। ठीक है ना, हम देखेंगे क्या कि पेंटिंग के लिए सभी जगहों से, ऐसा नहीं कि केवल और केवल ईरानियन हो या फिर मंगोल्स हों, कोई मतलब जो भी अफगानीज हों या तुरानियंस हों, इंडियंस, कोई भी जितने भी लोग हैं सबको इसमें इनको शामिल किया गया, सबको मौका दिया गया। हम देखें अकबर के समय दो इंपॉर्टेंट पेंटर हैं हमारे पास, एक है जिसका नाम है दसवंत और दूसरा का नाम है बसावन, जो कि अकबर के समय के हैं। सो इट बिकम स्कूल ऑफ पेंटिंग टू रेकॉन विथ। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें वाई डिड दे क्रिएट, ठीक है ना, सो देखेंगे क्या कि व्हाट दे डिड क्रिएट, अब इन्होंने क्या पेंट करा। ठीक है, थीम्स हमने देखा, पेंट क्या करा, तो इन्होंने जो है पर्शियन के फैबल्स यानी कि जो आर्ट फ्रॉम पर्शियन फैबल्स, जो पर्शियन की कहावतें हैं, जो किताबें हैं, वहाँ से उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत को भी जो है सो पेंट किया। ठीक है ना, इवन अकबरनामा को भी पेंट करा। इंडियन थीम सीन्स लैंडस्केप्स वेर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है ना, इंडियन थीम्स को भी इन्होंने अपनी पेंटिंग में शामिल किया। ठीक है ना, यूजेस ऑफ इंडियन कलर्स का भी यूज किया, बिकम वेरी प्रोमिनेंट, जैसे कि इंडियननेस गेव पिक्चर्स अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट, तो ये सब को भी हम पेंट होते हुए देख सकते हैं। पेंटिंग का क्लाइमेक्स आता है जहांगीर के समय में। ठीक है ना, पेंटिंग का जो क्लाइमेक्स होता है दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। ये जहांगीर के समय में पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स पे होता है। इट केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, ही हिमसेल्फ वाज अ पेंटर। और कहते ये हैं कि जहांगीर के बारे में कि जहांगीर इतना बड़ा पारखी भी था पेंटिंग का कि अगर उसकी आंखें बंद कर दी जाए और उसके कोर्ट के जितने भी पेंटर थे उन सभी की पेंटिंग को लाया जाए, उसको सफल कर दिया जाए और जहांगीर के हाथ में दे दिया जाए, तो वो छू के बता सकता था कि पेंटिंग किसकी है। ही वॉज सच एन एक्सपर्ट इन पेंटिंग। ठीक है, पोर्ट्रेट्स एंड एनिमल पेंटिंग्स वर की फीचर्स। इस समय हम देखेंगे कि एनिमल पेंटिंग भी हो रही है और मानवों की भी जो है सो पेंटिंग की जा रही थी। और इसके समय में जो एक बहुत बड़ा नाम है पेंटर में, वो है जिसका नाम है मंसूर। मंसूर वॉज अ बिग नेम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। ठीक है, नाउ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी देखेंगे। आप देखेंगे क्या कि ये जो टाइम पीरियड है यूरोपियंस भी आ रहे हैं, तो यूरोपियंस भी यहाँ इस समय के पेंटिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। पोर्तुगीज ने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग्स टू अकबर्स कोर्ट। पोर्तुगीज ने जो है सो अकबर के कोर्ट में जो यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, These had a major impact on the Mughal style of painting. शाहजहां gave less attention to painting. शाहजहां के समय में attention नहीं दिया गया ज़्यादा to painting. The idea vanished during the reign of औरंगजेब। और पेंटिंग का जो आइडिया है वो धीरे धीरे जहांगीर के बाद कमता गया। शाहजहां ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और औरंगजेब ने तो बिल्कुल पेंटिंग को इनकार ही कर दिया, बिकॉज इट वॉज एन एंटी इस्लामिक प्रैक्टिस उसकी नज़र में था। ठीक है, डिस्पर्सल के बारे में बात करें तो हम देखें क्या, द आर्टिस्ट, जब औरंगजेब ने जो पेंटर्स होते थे उसको मुगलों ने क्या किया था, अपने यहाँ पैट्रोनेज दिया था। ठीक है, अकबर ने दिया, हुमायूं ने भी दिया था, अकबर ने दिया, जहांगीर के समय तो जेनिथ पे ही था। शाहजहां के समय डिक्लाइन करना शुरू हो गया, लेस इंटरेस्टेड था बट पेंटर्स होते थे। ठीक है, औरंगजेब ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। ठीक है, तो अब उनका जो पैट्रोनेज था पेंटर्स का वो क्या हो गया, छिन गया। तो वो लोग क्या करेंगे, मुगल कोर्ट को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना शुरू करेंगे। नतीजा क्या होता है कि दे मूव्ड डिफरेंट parts of the country during the Aurangzeb's reign. This gave rise to Rajasthan and Punjab hills forms of painting, जिसकी वजह से देखेंगे राजस्थानी पेंटिंग और पंजाब हिल्स के जो पेंटिंग्स हैं उनका विकास और डेवलपमेंट होना शुरू होता है। औरंगजेब सक्सेसर्स रिवाइव द पेंटिंग फॉर्म अगेन, और औरंगजेब के बाद हम देखेंगे कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने वापस से इस पेंटिंग को क्या किया था, रिवाइव करा था। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम लोग बात करें तो इसके इट इनकॉर्पोरेटेड फीचर्स फ्रॉम कहाँ से लिया, तो पहला तो क्या है कि जो मुगल आर्टिस्ट थे वो गए तो मुगल पेंटिंग तो होगा। अब मुगलों को ही पेंटिंग को इन्फ्लुएंस किया था किसने, यूरोपियंस ने।
ठीक है, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होगा और प्लस इंडियन थीम्स होंगे, इंडियन अंजना स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। माइथोलॉजिकल सीन्स लिए जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि राधा कृष्ण के डालियंस को, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी को दिखाया जाएगा। राग एंड जो 12 मासा है इन सभी को दिखाया जाएगा। 12 मासा का मतलब क्या है कि पूरे जो आपके पास जो 12 मंथ्स हैं उसके समय आपके इमोशंस कैसे होंगे, आपकी फीलिंग कैसी होगी, उन सभी को भी दर्शाया गया। डिफरेंट रागास को भी पेंट करने की कोशिश की गई है। यू कुड इमेजिन कितना बड़ा साइंटिफिक काम होता होगा ये। ठीक है, पहाड़ी स्कूल फर्दर कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन, और आगे चल के हम देखेंगे कि इसी परंपराओं को पहाड़ी जो है सो कला ने भी आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, नाउ सो इट वाज अबाउट योर व्हाट आई से पेंटिंग। नाउ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड म्यूजिक। पर्शियन और जो है संस्कृत, पर्शियन बात करें हम लोग, संस्कृत बात करें, की लैंग्वेज हैं जो इस समय यूज किए जाते थे। और जो पर्शियन था दैट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज था। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। ठीक है, ऑफ मुगल्स, दिल्ली सल्तनत में भी यही था और यहाँ भी। ठीक है, ऑफ मुगल्स, ये याद रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आपको पता ही है, मजाक कर रहा था मैं। रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू द पैटर्न्स ऑफ लोकल रूलर्स एज वेल। ठीक है ना, और देखिए कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ जिसके पीछे कारण क्या था कि जो लोकल रूलर्स हैं उनकी वजह से। अकबर्स का जो रेन है ना, जिसमें हम देखते हैं कि नॉलेज ऑफ पर्शियन वाज वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। अकबर का काल, नॉलेज ऑफ पर्शियन वाज वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अकबर के काल में। ठीक है, जो फारसी भाषा है उसका नॉर्थ इंडिया में विकास हुआ जम करके। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन हिंदवी एंड फ्रॉम पर्शियन, ये हिंदी जो है ना, हिंदी और उर्दू का मिक्स है, सो यू कैन से उर्दू। ठीक है, सो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जितने भी होते थे वो हिंदावी में और पर्शियन में मेंटेन किए जाते थे। ठीक है, सो इसलिए इन हिंदावी का भी विकास हुआ। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम पर्शियन का भी विकास होगा। इन द डकनी रीजन द रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन लोकल लैंग्वेज, और दक्कन में भी देखेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाएं थे उसमें लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था, इसलिए इन भाषाओं का भी विकास होगा। ठीक है, नाउ पर्शियन प्रोज एंड पोएट्री रीच द क्लाइमेक्स इन दिस पीरियड। पर्शियन जो है, ग्रेट पोएट्स इस समय होते हैं जिसमें कुछ नाम है हमारे पास, अबुल फजल का एंड फैजी का। इन लोगों ने कई कविताएं और किताबें लिखी, जैसे अबुल फजल, अकबरनामा। ग्रेट पीस एंड ट्रांसलेशन वर डन, इस समय देखेंगे कि कई इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं उनकी रचना की गई, कई इस समय हम देखेंगे बायोग्राफीज लिखी गई। इसके अलावा देखेंगे कि कई ट्रांसलेशन का काम किया गया। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर होती हैं। उतबी और नाज़िरी हम देखेंगे टू लीडिंग इंडियन जो है पर्शियन पोएट्स थे। उतबी इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। उतबी एंड नज़ीरी ये जो है ये पर्शियन पोएट्स हैं। ठीक है ना, और ये माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान टू इंडिया, माइग्रेटेड टू इंडिया। ठीक है ना, मुगल कोर्ट बिकम अ सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर अंडर देम। और ये जो उतबी हैं और नज़ीरी हैं, इनके समय मुगल दरबार जो है पर्शियन कला और संस्कृति का केंद्र बन गया था। Hindus also contributed to the growth of the same. Many dictionaries of Persian literature were also compiled. और इसमें कई पर्शियन जो है लिटरेचर का डिक्शनरी को भी कंपाइल किया गया। ठीक है, अब आइए संस्कृत की बारी। ये तो पर्शियन की बारे में बात हुई। हम देखेंगे इसमें कई संस्कृत के किताबों को भी ट्रांसलेट किया गया, और इसमें हम देखेंगे जो बनारस था वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में डेवलप होता है, मेजर सेंटर ऑफ द सेम। ब्राह्मणास एंड अदर्स वेर एम्प्लॉयड इन द सेम, रीजनल लैंग्वेज फ्लोरिस्ड एज वेल। और ब्राह्मणों के पास चूंकि जानकारी थी, नॉलेज था, ज्ञान था, इसलिए उनके साथ हम देखेंगे क्या कि जो संस्कृत है साहित्य का, उसका विकास बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ भारत के कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। रीजनल लैंग्वेजेस में देखेंगे कि यहाँ पर कई लिरिकल पोएट्री लिखी गई। ठीक है ना, जैसे कि हिंदी के अंदर, बंगाली के अंदर, उड़िया के अंदर, राजस्थानी में, गुजराती में। ठीक है ना, और इसके बाद कई कहानियाँ लिखी गई। लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड स्टोरीज, बॉयहुड प्रैंक्स के लिए लॉर्ड कृष्णा जाने जाते हैं अपने बॉयहुड प्रैंक्स के लिए। ठीक है ना, तो उनकी कई छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई, चाइल्डहुड स्टोरीज है। स्टोरीज फ्रॉम भगवत पुराण, ये भी आपको लिखा गया। ठीक है ना, डिवोशन लिरिक्स टू द लॉर्ड रामा, रामपंथी जो लोग थे, राम की प्रशंसा में भी, राम के गुणगान के लिए भी, श्री रामचंद्र के गुणगान के लिए भी उन्होंने कई कविताओं को लिखना शुरू किया था। कई लिरिक्स यहाँ पर बनाए गए, तो डिवोशन लिरिक्स भी थे टू लॉर्ड रामा। अब आइए हम बात करें ट्रांसलेशन एट देयर पीक। इस समय देखेंगे क्या मुगल पीरियड में रामायण और महाभारत की किताबों का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया गया। हिंदूज एंड मुस्लिम प्लेड इक्वल रोल इन द सेम, दोनों जब मिल करके रामायण और महाभारतों का जो है सो क्या करवाया, जो है सो ट्रांसलेशन करवाया। इसके अलावा हम देखेंगे कि अलोअल कंपोज इन बंगाली वॉज ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन। पद्मावत जिसको कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था 1540 में, इसके समय शेरशाह के समय, उसका भी हिंदी में इस वक्त ट्रांसलेशन किया गया। रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिंदी, इसको भी पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया।
मेडिवल हिंदी में देखेंगे, मेडिवल हिंदी इन ब्रिज फॉर्म वाज वाइडली पैटर्नाइज। जो मेडिवल हिंदी है इन ब्रिज फॉर्म वाज वाइडली पैटर्नाइज। हिंदी पोएट्स केम टू द मुगल कोर्ट। इसमें देखेंगे कि हिंदी पोएट्स भी आते हैं मुगल कोर्ट के अंदर। अब्दुल रहीम खान खाना प्रोड्यूस अ फाइन ब्लेंड ऑफ भक्ति एंड हिंदी पोएट्री एज वेल। अब्दुल रहीम खान खाना ने प्रोड्यूस किया एक फाइन ब्लेंड ऑफ भक्ति एंड हिंदी पोएट्री। बोथ जेनरीज बिगैन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। और इन दोनों ने एक दूसरे को काफी इन्फ्लुएंस करना भी शुरू किया। तुलसीदास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस समय के मिडिवल पीरियड में एक फेमस, द मोस्ट फेमस हिंदी पोइट्स में से माने जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने हाई हिंदी डायलेक्ट का यूज किया जो कि ईस्टर्न यूपी में बोली जाती थी, ब्रज, ठीक है ना। के बाद नहीं, अवधि, अवधि। लॉर्ड रामा वॉज द हीरो ऑफ हिज पोइट्री और राइटिंग। उन्होंने राम के गुणगान में इन्होंने कई रचनाएं करी, ठीक है ना, कई चीज़ लिखी। ही स्पोक अबाउट, और जब उन्होंने रचनाएं करी तो उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, यानी कि जो इनइक्वालिटी थी कास्ट सिस्टम है उसके विरुद्ध उन्होंने बोला। ह्यूमैनिस्टिक मानववादी मूल्यों के बारे में उन्होंने बोला, फैमिली आइडियल्स के बारे में बोला, डेवोशंस के बारे में, साल्वेशन एंड अदर्स के बारे में उन्होंने बात करना शुरू किया। साउथ इंडिया में हम लोग बात आते हैं, साउथ इंडिया के अंदर हम देखें तो यहाँ देखेंगे क्या, मलयालम ग्रीव एज अ सेपरेट लैंग्वेज, एज अ सेपरेट लैंग्वेज। मराठी ऑल्सो रीच्ड इट स्पीक विथ पीपल लाइक तुकाराम एंड एकनाथ, ठीक है ना। जानते हैं महाराष्ट्र धर्म में नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब के संत हुए। तो मराठी जो है इस समय भी हम देखेंगे अपनी पीक पर पहुंचा जब तुकाराम और एकनाथ के कार्यों के कारण। पंजाबी ऑल्सो ग्रीव विद द राइज ऑफ सिख गुरुज। और जैसे देखेंगे सिखिज्म में हमारे पास 10 गुरु हुए हैं, तो जो है सो 10 गुरु के उनके कार्यों के कारण भी जो पंजाबी भाषा है उसका भी जो हम देखेंगे कि काफ़ी प्रचार मतलब कि विकास होता है। नाउ म्यूजिक के बारे में बात करें, नाउ कम टू म्यूजिक, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम्स कॉपरेट इन द सेम। अकबर पैट्रोनाइज तानसेन, तानसेन ऑफ ग्वालियर, ठीक है ना, तानसेन ऑफ ग्वालियर। तानसेन का जो है ओरिजिनल नाम क्या था, राम तनु पांडे। तानसेन का जो ओरिजिनल नेम है, इनका नाम है राम तनु पांडे, ठीक है ना। ये ग्वालियर से थे और इसको बाद में अकबर ने पैट्रोनाइज किया था, ठीक है ना, पैट्रोनाइज किया था। ही क्रिएटेड हिज ओन रागाज और मेलोडीज। और जो तानसेन है उन्होंने अपने कई रागों का जनक उनको माना जाता है। जहांगीर और शाहजहां ने भी अपने समय म्यूजिक का काफी विकास करवाया। आगे चलें, जहांगीर और शाहजहां के बाद बात करें तो औरंगजेब ने म्यूजिक को बैन करने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। ये बैनिस्ट म्यूजिक, ठीक है ना, सिंगिंग बट नॉट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है ना। उसने म्यूजिक को, सिंगिंग को इसने बैन कर दिया, लेकिन कोर्ट में उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनवाया। और बड़ी गजब की बात है कि वो खुद वीणा का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, ठीक है ना। सो औरंगजेब बैनिस्ड म्यूजिक एंड सिंगिंग बट नॉट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट from the court, and he himself was a veena player, accomplished veena player. Aurangzeb's queens, princes, and noble patronized the same. The largest number of books on classical Indian music was written in this period. देखेंगे कई इसमें संगीत की किताबों का इस समय ट्रांसलेशन किया गया, किताबें भी लिखी गई। मोहम्मद शाह, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें लेटर मुगल पीरियड में, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है 1748 तक का। इसमें हम देखेंगे फर्दर से जो मुगल पीरियड है उस समय हमारे पास म्यूजिक का डेवलपमेंट होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें इसी के अंदर, रिलीजियस आइडियाज, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इनके बारे में बात करें। देखिए यही वो दौर है जब हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट का राइज भी हो रहा था, भक्ति मूवमेंट, ठीक है ना। ये पूरे भारत में भक्ति का विकास, भक्ति की लहर चल रही थी, ठीक है ना। इसी में हम देखेंगे कि सिख आंदोलन, सिख मूवमेंट शुरू हुआ पंजाब के अंदर। महाराष्ट्र धर्मा के बारे में हम बात करें, दैट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में हमारे पास दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि इन सभी की शुरुआत, यानी कि अगर हम बात करें सिख आंदोलन के बारे में बात करें, सिखिज्म के बारे में हम बात करें, तो इनकी शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी के साथ, ठीक है ना। इट रोज विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। जो पांचवें गुरु जी हैं हमारे हैं, फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी, अर्जन दास, कंपाइल्ड द सिख स्क्रिप्चर, जिसको आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब के नाम से अब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। ही लिव्ड एन एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ठीक है ना, जो शोकेस स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्डली लीडरशिप, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को जिया ताकि ये दिखाने के लिए कि स्पिरिचुअल रह करके आप वर्ल्डली अफेयर्स में भी रह सकते हैं, यानी डन। चलिए
गुरु अर्जन देव जी के बारे में बात करें, he erected lofty buildings in अमृतसर, उन्होंने अमृतसर में कई बिल्डिंग्स को बनवाया। wore fine clothes, kept fine horses that he procured from Central Asia, ठीक है ना, ठीक है, ये अच्छे कपड़े पहनते थे, बिल्डिंग कई बनवाई इन्होंने। kept fine horses that procured from Central Asia, he maintained retainers in attendance, he started system of collecting offering from the Sikhs, the rate was 1/10 of the income, ठीक है। तो एक तरीके से देखें काफ़ी इन्होंने अच्छा एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को लीड किया, ठीक है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे घोड़े इनके पास हुआ करते थे जिनको कि सेंट्रल एशिया से मंगवाया जाता था, ठीक है ना, रिटेनर्स भी इनके पास हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं कि अकबर वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड विद सिख गुरुज, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंप्रेस था सिख गुरुज के साथ। ही इवन विजिटेड अमृतसर ऑल्सो, अकबर जो है अमृतसर भी गया। हाउएवर क्लास टुक प्लेस बिटवीन गुरु अर्जन देव जी एंड जहांगीर, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि जहांगीर और जो है अर्जन देव जी के बीच में थोड़ा सा क्लैशेस भी होता है, और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि एक फिगेटिव मुगल प्रिंस है जिसका नाम है खुसरो, जहांगीर का लड़का है, जो अपने फादर जहांगीर के अगेंस्ट में क्या करता है, विद्रोह कर देता है, जिसको कि पनाह यानी कि सपोर्ट शेल्टर प्रोवाइड किया था गुरु अर्जन देव जी ने, जिसकी वजह से जहांगीर और अर्जन देव जी के संबंध जो है वो क्या होते हैं, वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, हिज सक्सेसर वाज गुरु हरगोविंद जी, ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब, ठीक है ना। सो गुरु अर्जन देव जी को इम्प्रिजन करने का काम औरंगजेब ने किया, बट बाद में इन्हें जो है सो मुक्त कर दिया गया, इन्हें आज़ाद कर दिया, सो फ्रीड। He developed good relations with Jahangir and accompanied him to Kashmir just before his death. He developed good relations with Jahangir, लेकिन इन्होंने क्या है, जहांगीर के साथ इनके संबंध अच्छे थे, और उन्हें बाद में कश्मीर ले लिया गया, जहाँ पर जस्ट बिफोर हिज डेथ, ठीक है ना, उनके मतलब जाने से पहले, मतलब गुजरने से पहले इन्हें कश्मीर भी ले जाया गया था। नाउ गुरु हरगोविंद जी और शाहजहां, देखेंगे कि होता क्या है कि एक बार हंटिंग एक्सपीडिशन पर अमृतसर में शाहजहां ने का जो है एक हॉक, ठीक है ना, हॉक जो है, ठीक है ना, इनकी बाज, वो गुरु जी के कैंप में चला गया, गुरु हरगोविंद जी के कैंप में। गुरु जी ने उसे देने से वापस मना कर दिया, रिफ्यूजल टू गिव इट बैक कॉज्ड अ क्लैश, जिसकी वजह से शाहजहां और गुरु हरगोविंद जी के बीच में क्लैशेस भी होते हैं। इट वॉज सुन रिजॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ सम वेल विशर्स, और बहुत ही जल्दी हम देखेंगे क्या कि फिर बाद में इन दोनों के बीच में जो मतभेद हुए थे, जो भी कलेश हुआ था, इसको रिजॉल्व करवा दिया गया, क्योंकि बीच में देयर वर सर्टेन इंटरमीडिएरीज जो दोनों के वेल विशर्स थे। The second conflict took place when Guru's attempt to build a new city on the river Beas near Jalandhar was objected by the Mughal ruler. और दूसरा है जालंधर में हुआ, जब रिवर ब्यास के किनारे एक नया शहर गुरुजी बनवा रहे थे, तो मुगलों के साथ का फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है। Third conflict happened when two horses procured by Guru from Central Asia were seized by the royal officials. जब गुरु जी के दो घोड़े जिसे उन्होंने सेंट्रल एशिया से मंगवाया था, उसे मुगल अधिकारियों ने पकड़ लिया। This marked a good number of conflicts between the two, गुरु हरगोविंद जी एंड शाहजहां के समय में हम देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट जो है इनके बीच में क्या होते हैं, क्लैशेस होते हैं। नाउ Sikharmish and confrontation. There was no systematic persecution of Hindus in this period. Shahjahan did display a degree of orthodoxy. Destroying new temples was a thing. He was not narrowed in his outlook. ठीक है ना, हम देखेंगे शाहजहां के समय में कुछ थोड़ा बहुत हम देखेंगे क्या कन्फ्रंटेशन हुआ, ठीक है ना, हिंदूज के साथ भी मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया, बट हिज अप्रोच वाज नॉट जो है सो नैरो इन आउटलुक। ही वॉज द एल्डेस्ट सन, कौन, दारा सिको। दारा सिको के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था, ठीक है, दारा सिको, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। और ये बड़ा ही लिबरल काइंड का था, विद्वान भी था, स्कॉलर भी था और सूफियाना भी था, सूफी मेंटालिटी के था। इसने ही गॉट गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणाज ऑफ काशी। उसने गीता का फारसी में काशी के ब्राह्मणों की मदद से अनुवाद भी करवाया था। उसने वेदों की प्रशंसा भी करी थी। उसने ये भी कहा था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई फर्क नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ही वॉज अ सूफी, ठीक है ना। उसने कहा था कि अगर हम लोग बात करें तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो बात करते हैं सूफीज्म के अंदर, वो यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, हिंदू और मुसलमानों के एकता के बारे में बात करता है, ठीक है ना। इसी को ये परसू कर रहा था। सो ही सेड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करें दादू जो है, दादू दयाल जी, ये कहाँ से हैं, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात। ही प्रीच द नॉन सेक्टारियन पंथ, जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं निपक पंथ, ठीक है। तो निपक पंथ भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय दादू दयाल या दादू। ही डिड नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने कहा कि मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, ठीक है ना। ही स्पोक अबाउट द इनडिविजिबिलिटी ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हिंदू कहते हैं मेरे राम हैं, मेरे कृष्ण हैं,
मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह हैं, हम अलग नहीं कर सकते, जो है इंडिविजिबल है। ब्रह्म जो है यानी कि ईश्वर जो है उसको अविभाज्य है, उसे हम विभाज्य नहीं कर सकते, उसे बांट नहीं सकते। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र से तुकाराम जी के बारे में। तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र धर्म के संत हैं। पंढरपुर बिकेम द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र। और ये जो है किसकी पूजा करते हैं, ये विठोबा की पूजा करते हैं, लॉर्ड कृष्णा। पंढरपुर में पूजा किसकी थी, विष्णु, विठोबा की। और विठोबा जो है वो क्या है, लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ही स्टेट्स दैट ही वाज बॉर्न ऑफ शूद्रास एंड यूज्ड टू डू पूजा विथ हिज ओन हैंड्स, ठीक है ना। उन्होंने कहा ही स्टेट दैट ही वाज बॉर्न शूद्रा, वो शूद्र बॉर्न हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने हाथों से ही वो पूजा करेंगे, पूजा करते हैं। रघुनंदन के बारे में हम लोग बात करें। रघुनंदन of Bengal was another proponent of the same. He was an influential writer on धर्मशास्त्रास। तो रघुनंदन कहाँ से, ये भी भक्ति सेंट है और उन्होंने धर्मशास्त्रास के ऊपर कई किताबें लिखी। He spoke against the dominance of Brahmanism. ब्राह्मणास के डोमिनेंस के विरुद्ध भी इन्होंने कई चीजें लिखी। His claims, इन्होंने ये कहा, यानी कि अगर हम बात करें रघुनंदन जी के बारे में, कि जो कली एज है, there were only 2 वर्णास, कली काल में केवल 2 वर्ण हैं। एक वर्ण हमारे पास ब्राह्मणों का है और दूसरा हमारे पास शूद्रों का है। अ ट्रू क्षत्रिया डिसअपियर्ड, उन्होंने कहा कि जो ट्रू क्षत्रियाज हैं वो अब रहे नहीं, वो डिसअपियर कर चुके हैं। ये कहना था कि इसका जो है सो ये था आपका रघुनंदन जी का बंगाल। वैश्यास एंड अदर्स लॉस्ट स्टेटस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, और वैश्यों ने अपना कर्म करना भूल चुके हैं, इसलिए ये भी अपना वजूद खो चुके हैं। तो इनकी नजर में कली एज में केवल 2 जाति हैं, देयर 2 वर्णाज हैं, नॉट जाति बल्कि वर्णाज हैं। एक है ब्राह्मणास और दूसरे शूद्रास। क्षत्रिय जो है सो गायब हो चुके हैं, ठीक है ना, और दूसरा जो वैश्य हैं वो भी अपने धर्म से च्युत हो चुके हैं, इसलिए वो भी अपना वजूद खो चुके हैं। रामदास जी, इनके बारे में बात करें, ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र धर्म, ठीक है ना, हु वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी। शिवाजी के कौन है, टीचर हैं। एंड अपोज ब्राह्मण्स, ही अपोज देयर प्रिविलेजेस एंड असर्शंस आल्सो, ठीक है ना, ही अपोज देयर प्रिविलेजेस, ठीक है ना, जो ब्राह्मणों का जो प्रिविलेजेस है, सुविधा है, उनका जो वर्चस्व है, इसके विरुद्ध रामदास जी ने बोला। ही पुट फॉरवर्ड द फिलॉसफी ऑफ एक्टिविज्म, ठीक है। अब भाई हम लोग बात करें मुस्लिम्स इन दिस एरा, इनके बारे में बात करें तो यह तवहीद और तौहीद, ठीक है ना, ये इस्लामिक बिलीव है जो कि वननेस के बारे में बात करता है, वननेस परसिस्टेड। सूफी सेंट्स प्लेड अ की रोल इनटू दिस, ठीक है। सम उलेमास denounced the same also अकबर्स पॉलिसीज, जो कुछ उलेमा है उन्होंने डेनाउंस कर दिया सेम ऑल्सो अकबर्स पॉलिसी। शेख अहमद सरहिंदी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन दिस पीरियड, ठीक है। और ये शेख अहमद जो अहमद सरहिंदी हैं, he was one of the biggest critic of Akbar just because of his liberal policies. अकबर जो लिबरल पॉलिसी लेकर के आया था उसके विरुद्ध में इसने कई आलोचनाएं करी, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट ऑर्थोडॉक्स। शेख अहमद सरहिंदी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन दिस पीरियड। इनके बारे में बात करें तो ये जो शेख अहमद सरहिंदी हैं वो सूफी के नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करते हैं ऑफ थॉट, ठीक है ना, और इसको अकबर के समय में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया टू इंडिया ड्यूरिंग अकबर्स रेन, ठीक है ना। और इन्होंने जो पैंथिस्टिक मिस्टिज्म है, ठीक है ना, और यूनिटी ऑफ गॉड है, इसको अपोज करा, क्या कि कोई एक नहीं है, ठीक है ना। ही टर्म्ड इट अन इस्लामिक, ही अपोज सूफी कंसेप्ट्स, उसने सूफी कंसेप्ट जो थे जैसे समा जो म्यूजिकल गैदरिंग्स होती थी, ठीक है ना, उसके का उसने विरोध किया, अपोज्ड समा। एक्सेसिव मेडिटेशन, उन्होंने कहा कि मेडिटेशंस वगैरह कहाँ है, दैट इज इन हिंदुइज्म, तो इसका भी अपोज किया। विजिटिंग द टुम्स ऑफ सेंट्स, जो संत हैं उनके भक्तों पे उनके मज़ारों पे जाने के लिए भी उसने मनाही करी, कहा कि ये सारे के सारे एंटी इस्लामिक हैं, तो इन सभी का इसने विरोध किया, इन्होंने किया। ही डिमांडेड द इम्पोजिशन ऑफ जजिया, और उन्होंने कहा कि जो है जजिया को री इम्पोज करो, ठीक है ना, डिमांडेड इम्पोजिशन ऑफ जजिया। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में बात हो रही है, और चूंकि अकबर ने ये सारे काम को पलट दिया हुआ था, इसलिए अकबर का वो बहुत बड़ा आलोचक दिखाई देते हैं। He spoke about the minimum association of Hindus and Muslims. उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के बीच मिनिमम सहयोग होना चाहिए। He started novels and sent letters to the emperor, ठीक है ना, he started novels and sent letters to emperor. अब जहांगीर ने किसको, शेख सरहिंदी को गिरफ्तार कर लिया, imprisoned him. The reason was he was claiming prophethood. वो अपने आप को प्रॉफिट जो है सो क्लेम कर रहे। He soon retracted, losing all credibility. It can be understood that reach of orthodox thinkers was limited in the Mughal Empire.
It was only confined to the narrow circles. On the contrary, liberal thinkers' appeal led to wider audience. देखेंगे कि इन सभी के बावजूद भी देखेंगे जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है उसका मुगलों की का जो लिबरल अप्रोच था उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा से मुगल पॉलिटिक्स में रहा नहीं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा नहीं। लिबरल थिंकर्स ही वहाँ पर वाइडली एक्सेप्टेड थे, उन्हीं की वहाँ पर अपील होती थी, उन्हीं को वहाँ पर सुना ज़्यादा था। ठीक है, अब आइए इस कंक्लूजन के साथ हम ये देख सकते हैं, देयर वाज अ कांस्टेंट राइज एंड फॉल of liberal and orthodox schools of thought in India, but the society was deeply rooted in diversity. ठीक है ना, हम देखेंगे कि लिबरल और जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स है इसका अप्स एंड डाउन्स तो होता रहा, सर्जेस इसमें आते रहे, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि डीपली रूटेड इन द डाइवर्सिटी, जो हमारी जो समाज हमारा है वॉज डीपली रूटेड इन द डाइवर्सिटी। देयर वॉज स्ट्रगल बिटवीन प्रिविलेज एंड पावर ऑन वन हैंड एंड इगैलिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन ऑन द अदर हैंड। एक तरफ हम देखेंगे जो है शक्ति के वर्चस्व के लिए, चाहे वो जाति वर्ण के आधार पर हो, ठीक है, लड़ाई हो रही थी, और दूसरी तरफ समाज में मानववादी और जो है हम इगैलिटेरियन अप्रोच के लिए जो है लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स। आई होप कि आपकी होली काफ़ी अच्छी रही होगी, मेरी शुभकामनाएं। सो बीते हुए होली की चलिए मिलते हैं फिर अगले सत्र में, तब टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स अगेन।